नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नारायण सिंह सैनी सोमवार को पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माधव गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण और उसके अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले सीएम सैनी ने गौशाला परिसर में बने श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौ माता को चारा भी खिलाया। इस मौके पर सीएम ने अपने कोष से 21 लाख रुपए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी अपनी ओर से 11 लाख रुपए माधव गौशाला को देने की घोषणा की। इसके बाद सीएम सैनी ने प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान पर बयान जारी किया। हमने ये भी निर्णय किया कि गौशालाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। इनमें चाहे शेड की व्यवस्था की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे चारे की व्यवस्था की बात हो, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए वो जारी किए हैं इस वर्ष में। इनमें से लगभग 6500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा चुका है। मैंने बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए प्रति गौशाला 10 लाख रुपए का अनुदान वो दिया जा चुका है। ऐसी 50 गौशालाओं में शेड बन करके भी तैयार हो गए हैं। लगातार ये सरकार गौ हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब अगर हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 215 गौशालाएं थी, जिनमें 1,74,000 हमारी बेसहारा गौ माता वहां रहती थी। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार ने गति से काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण करने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 270 करोड़ रुपया चारे के लिए गौशालाओं में भेजने का काम वो अनुदान के रूप में हमने किया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं की और चारे के लिए 166 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम भी हमने किया है। इसके अलावा 350 शेड व चारा गोदाम के निर्माण के लिए भी 30 करोड़ रुपया का अनुदान गौशालाओं को पहुंचाने का काम हमने किया है। और जैसा मैंने अभी कहा है, हमने पंचायतों की, जो अभी मैं बात कर रहा था कि गौचरान की जो भूमि है वो गौशालाओं को देने की ये व्यवस्था भी हमने की है, ताकि गौशाला की भूमि के ऊपर, चाहे गौशाला गौचरान की भूमि पर या तो गौशाला खोल सकते हैं या उनके चारे के लिए उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोवर्धन योजना शुरू की है, और इस योजना से यदि प्रदेश की कोई गौशाला बायोगैस यंत्र लगाना चाहती है तो गौ सेवा आयोग हमने उसमें प्रावधान किया है। उस बायोगैस जो संयंत्र लगेगा उसके लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमने किया है। अभी पिछले दिनों हमने पिंजौर में गौशाला के अंदर ये जो बायोगैस संयंत्र है उसको लगाने का काम किया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 90 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर के अंदर बनकर के तैयार होगा, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने वहां पर उसका लोकार्पण भी किया है। वो भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे कि गैस भी बनकर के तैयार होगी।
और हमारी गौशालाएं वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उस दिशा के अंदर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हमने शेष 344 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% उसके ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, ताकि बिजली का बिल वो जीरो हो, उसका कोई बिजली का बिल ना आए। और हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि गौशालाओं के लिए मात्र 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया था। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा के अंदर गौ वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सख्त कारावास और तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 साल की कैद का भी प्रावधान इसके अंदर किया है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भाडा की ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे। ब्राह्मण धर्मशाला में सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने सदैव ब्राह्मण समाज को उसका वंचित हक दिलवाने का काम किया है और युवा आज भी उनके ईबी पीजी जैसे बड़े फैसले का कायल है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला में 27 अप्रैल को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण देने के लिए जिस भी जगह पहुंच रहे हैं उस जगह विभिन्न ब्राह्मण संगठनों और सामाजिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा आज बाड्रा आने में और सबको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का साथ मिला। बस ये 27 तारीख को जो एक बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं भगवान परशुराम जी का, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उसका न्योता देने आया था और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बाड्रा भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेंगे। बाड्रा के लोगों की कुछ स्थानीय मांगे हैं, कुछ समाज की मांगे हैं, वो सारी मांगों को समित करके हम सही बटल पे सही जगह पे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया कि गर्मियों के मौसम में ट्रांसफार्मर जलाने या तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान हो। बिजली विभाग के सभी सब डिवीजन के ऊपर ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित होगा और एक गाड़ी 24 घंटे ट्रांसफार्मर बदलने या तकनीकी दिक्कत दूर करने के लिए तैयार रहेगी। सब डिवीजन पर बनने वाले ट्रांसफार्मर बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा। हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब फैसला लेने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। अब तो बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीजन में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है, चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहां जल जाता है, ज्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से देते रहेंगे। ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है, हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव है जहां वो अभी जगमग नहीं हुआ है, हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की और उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी में यूनियन की
की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियुक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा और विभाग की ओर से संयुक्त सचिव AK देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकुला, हिसार और सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। तो वहीं पंचकुला में होने वाले परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने के लिए भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका द्वारा वैश्विक स्तर पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भारत के लिए आने वाले समय में एक मौके के रूप में शामिल होंगे, न कि नुकसान के लिए। इसी मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से उनकी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनसे इस मुद्दे पर बातचीत भी की है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये हम हर साल करते हैं कार्यक्रम, जहां हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भिवानी आया हूँ सबको न्योता देने, और सारे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने करनाल में पहले 2 कार्यक्रम किए थे, इस बार पंचकुला में के जिले में होंगे। फरीदाबाद दौरे पर रही कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने ईडी द्वारा गांधी परिवार पर की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि वह पाक साफ है। मुमताज पटेल ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है और इसलिए तमाम एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक आरोप पिछले काफी सालों से कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि नेशनल हेराल्ड में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से चार्जशीट के बारे में गलत प्रेजेंटेशन जनता तक पहुंच रही है, हम उसका पर्दाफाश करना चाहते थे। हम लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं। क्या है गलत और क्या सही है, थोड़ा बताइए। देखिए, एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इसमें जो चार्जशीट में नाम है सोनिया जी के, राहुल जी के, कि करप्शन इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। पर जाहिर है और साफ है, ईडी भी ये जानती है कि 1 पैसे का जो है लेन देन इनके नाम चार्जशीट में है, उनके साथ नहीं हुआ है। बहुत ही स्पष्ट और क्लियर केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपने बनाया, आखिरी दिन पे जो आखिरी डेडलाइन होती है उसके चार्जशीट फाइल करी गई, चार्जशीट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। ये कंपनी को न्यूज़पेपर। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और अकेडमियों पर शिक्षा विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का नोटिस दे दिया है और कहा है कि अगर दोबारा ये स्कूल खुला मिला तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। तो वहीं वीओ उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमियों की लिस्ट जारी किया गया था और इसी कड़ी में आज छापेमारी का कार्रवाई किया गया है और उन लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि वे स्कूल की मान्यता को ले या बंद कर दें। देखिए, जैसे आपको पता है, अभी जो है आज भी हमारी जो है टीम में हर ब्लॉक में एक टीम जो है वो बना दी गई है और ब्लॉक लेवल के ऊपर क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं उनका क्लस्टर लेवल के ऊपर गठन कर दिया गया है और हर ब्लॉक में जो है वो छापामारी चल रही है। और ये ऐसे स्कूलों के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है, ऐसी एकेडमी के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है। तो जब भी जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। हम सभी अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य वो दांव पर ना लगाएं और सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ही जो है बच्चों को अपना एडमिशन के लिए भेजें।
कस्बा शाहबाद अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव कृष्णा मालिक ने अनाज मंडी का जायजा लिया है और अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का तोल चेक किया है और साथ ही उन्होंने अनाज मंडी में आए किसानों से बातचीत की है। अपने दौरे को लेकर मार्केटिंग कमेटी के सचिव कृष्णा मालिक ने कहा है कि वह समय पर अनाज मंडी का दौरा करते रहेंगे। तुलाई से संतुष्ट हूँ मैं। मेरे को बताया गया ऐसे ऐसे तुलाई होती है, 650 ग्राम का कट्टा है, 50 किलो की बर्फी। सेक्रेटरी खुद मौके पर है मार्केट कमेटी के, 650 ग्राम उन्होंने मेरे को बताया है भाई ऐसे ऐसे तोल है, इतना ये कट्टे का है, इतने का जो कट्टे का तोल संतुष्ट हो आप? कोई दिक्कत नहीं आई? ये बताओ कि मेरे को तोल के बारे में बताया सिखाया भी है। आज हमने लगभग 3 तोल चेक करे हैं आपके सामने। 2 तोल तो मंडी में लगे हुए थे, एक पहले एक इनका तोल लिया अभी, एक को हमने जो अभी तोल बंद हो गया था उसको स्पेशल बुला के चेक किया। और पहले भी मैंने आपको बताया और अभी बता रहा हूँ कि किसान जो है, चाहे हमारा किसान कितना ही पढ़ा लिखा है, वो खुद अपना तोल चेक नहीं कर सकता और सरकार ने हमें लगा रखा है उनका तोल चेक करने के लिए। हमने बहुत से किसानों को पहले भी सिखाया है और आज इन किसानों को भी हमने बताया है ताकि कैसे तोल चेक कर सकते हैं अपना। महेंद्रगढ़ की होनहार बेटी डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात यही रही कि अंकिता ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है, जिसने न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। ये अपना सेल्फ स्टडी करती है, घर का काम भी करती है, उनके साथ साथ ये पूरा काम करे। हाँ भाई, हमें तो पता नहीं, क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात करते करते ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। तब मैंने मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए, और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चों ने 2 ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज करें, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान पहचान के उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए तो हमें और भी ज्यादा। अंकिता ज्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक डॉक्टर थी, इसको अपने पैसे में ही फुर्सत नहीं मिलती थी, रात के टाइम देर तक पढ़ती थी, उसी में तैयारी की। और घर में तो माहौल पहले से ही अच्छा था कि ठीक ठाक पढ़ाई लेने के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 5वें प्रयास में 9वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान आदित्य ने बताया कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है, ये मेरा 5वां प्रयास और तीसरा इंटरव्यू था। जब मैं पिछले 2 प्रयासों में इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेडिटेशन किया, मेरे माता पिता और बड़ी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। 5वां अटेम्प्ट था बचेगा, 5वें अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ है, 9वां रैंक मिला है। लोगों का बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, फिजिकल पे आ रहे हैं, बधाई आ रही है मोबाइल पे। हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, इसके साथ रहे हमेशा। इसकी मम्मी है, वो सुबह खाना बना के देती थी, ये अपना लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में अपना पढ़ता था, शाम को आता था, शाम को भी इसका पूरा सपोर्ट करते थे, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। खुशी तो सभी को है, माँ बाप को है, दोस्तों को है, तो उसी के साथ उन्हीं के साथ मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। संघर्ष काफी लंबा रहा है,
बट आखिरी में सफलता मिली है। तो डटे रहे हैं हमेशा अपना दृढ़ निश्चय लेकर। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और तीसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था इस बार। इस दौरान मेरा यही रहा है कि एक पाथ लेकर चलना है, एक रास्ते पर चलना है और उसी में ही करते रहना है। तो डेली अपना एक ही तरीके से शेड्यूल बनाना कि मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी में जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, तो वही रहेगा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बेटे ने भी बहुत करी है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। खुशी बस घर में मीठा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में मठा टेकेंगे। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लगाई गई सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। शुगर, बीपी, लिपिड प्रोफाइल और कई अन्य टेस्ट ये मशीन एक साथ करती है, जिससे लोगों को जांच के लिए अलग अलग स्थान पर नहीं जाना पड़ता है और साथ ही नॉर्मल टेस्ट के लिए आने वाले ब्लड सैंपल से काफी कम मात्रा में ये मशीन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है और तुरंत इसकी रिपोर्ट दे देती है। इस मशीन के लिए लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एटीएम की तरह से काम करने वाले सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन का शुभारंभ किया था। सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन यानी कि खुद से मरीज अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकता है, लेकिन आधुनिक मशीन का प्रयोग करने हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से लैब टेक्नीशियन की टीम भी नियुक्त की गई है। बहुत अच्छी मशीन है जी हमारे लिए, रिजल्ट है इसका। इसमें थोड़ा लगने के बाद अच्छी रिपोर्ट आती है इससे जी, बहुत अच्छी है हम गरीबों के लिए जी। हम यहीं पे आते हैं जांच करवाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देती है जी। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जी हमारी। बहुत अच्छी लगा दवाई है, दूसरी जगह भी लगनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले। हम आरती राव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पब्लिक के सेवा का कार्य अच्छे बढ़ चढ़ एक्चुअली AI बेस्ड मशीन है जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के इसमें इंपोर्ट किए लगभग 25 से 30 टेस्ट हम कराते हैं। थोड़ा इसमें कंप्लीट टेस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो जिसको जरूरत होती है उसी पेशेंट को या सीनियर सिटीजन, मेनली हमने इसको सीनियर सिटीजन को कमरे में लगाया है। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है निरोगी प्रोग्राम एंड सीनियर सिटीजन की केयर का अलग से प्रोग्राम। तो मेनली ब्लड शुगर या लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 40 के बाद सीनियर सिटीजन को ज़्यादा। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी के बहडोरा कला में गैस सिलेंडर लीक हो जाने से मां और बेटी बुरी तरह से झुलस गए। बताते चले कि बहोडा कला में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। दोनों ही मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और यहां पर फास्ट फूड का काम करते हैं। बेटे का नाम दशरथ है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। मां का नाम शांति देवी, उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ही आग में बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें पटौदी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं इस हादसे के बाद बिलासपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये लगभग 6 बजे से जो आवाज आई, धमाके की आवाज आई, तो दूर तक देखी मैं, घर था, घर से फिर भाग कर कहाँ से आवाज आई तो देखे तो वो यहाँ सिलेंडर लीक होकर ब्लास्ट हुआ है। वो उसमें ये देखा तो गेट भी टूटे हुए और वो लड़का बाहर उजड़े ओढ़ था, अपना बदहवास हो रहा था। उससे पूछा कैसे वहां पे नाम एकदम ब्लास्ट हुई। हमें तो सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, कब हुआ। फरीदाबाद के बटखल गांव के रहने वाले युवक को इंस्टाग्राम पर काम करना भारी पड़ गया। अर्निंग के आधे पैसे न देने पर लड़की ने लड़के पर हमला करवाया। पीड़ित का आरोप है कि इंस्टाग्राम के अर्निंग के आधे पैसे न देने को लेकर हमला करवाया गया है। बताते चले कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का युवक काम करता था। लड़की इंस्टाग्राम से आने वाले पैसे का आधा हिस्सा मांग रही थी। पहले लड़की के साथ ही युवक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का काम करता था। बताते चले कि लड़के ने अपना
अलग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। घटना के बाद कमिश्नर ऑफिस पहुंच पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित की शिकायत के बाद डीसीपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए। संतुष्ट है, उनकी जांच तो वहाँ से हटा दी है, सब से हटा के डीसीपी साहब को देती है और हम इस न्याय से मिलने को जा रहे हैं। अच्छा, तो सीपी साहब से संतुष्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्याय की मूर्ति है वो भी फरीदाबाद में, तो जो निष्पक्ष न्याय के लिए बोला है डीसीपी साहब के लिए, तो उनसे आप संतुष्ट है? जी बिल्कुल, हमको बहुत बढ़िया न्याय मिल गया है। हमको इन एसएसपी साहब से मतलब हटा के और जो डीसीपी साहब को दिया है क्योंकि हमको बहुत संतोष, बहुत हमारे आपके वजह से हमारा सब, नहीं तो हमारी तो रिकॉर्ड भी नहीं ले सकते। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कांस्टेबल